न्यायपालिका संघ एवं राज्य, यानी संघ की न्यायपालिका और राज्य की। ठीक है, यानी न्यायपालिका का तो क्या है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, यानी यूनिटरी है, एक ही है न्यायपालिका। लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, डिवीजन कर दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, बात सबकी एक ही है, यानी यूनिटरी न्यायपालिका है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहेंगे। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। कैसी एकीकृत, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैसी न्यायपालिका है भारत में? भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें शीर्ष स्तर पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय, यानी शीर्ष स्तर पर कौन है, सबसे ऊंचे स्तर पर कौन है, उच्चतम न्यायालय है। उसके जो यानी अधीन, उसके अधीन क्या है, उच्च न्यायालय है। और तीसरे नंबर पर जो न्यायालय है वो कैसा है, अधीनस्थ न्यायालय है। अब इसमें डिवीजन किया गया है, किसका डिवीजन किया गया है, दीवानी न्यायिक व्यवस्था, यानी पद सोपन। ठीक है, पद सोपान, यानी पद सोपान जिसको कह रहे हैं, यानी दीवानी दो तरीके के यानी न्यायिक होते हैं। कैसे, एक दीवानी से रिलेटेड, दूसरा फौजदारी से रिलेटेड, यानी सिविल, एक क्रिमिनल। ऐसे ही जो दीवानी से रिलेटेड है उसमें कौन कौन देखेगा, यानी सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, वर्ग फर्स्ट का न्यायालय, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें क्या है, अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश वर्ग, यानी वर्ग कौन है, न्यायाधीश वर्ग बन के जो होंगे। ठीक है, यानी न्यायाधीश बन का न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय, उप यानी उप न्यायाधीश होंगे, यानी सेकंड न्यायालय होगा, यानी इसको भी डिवीजन किया गया है। अब इसमें जो उप न्यायालय है, उप न्यायालय उसको भी डिवीजन किया गया है। कैसे, मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए कम से कम सजा वाले अपराधों के, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे कम से कम अपराध वालों के लिए। और उसके बाद मुशिप, मुशिप न्यायालय, कौन से न्यायालय होते हैं, मुशिप न्यायालय होते हैं, अथवा उप न्यायालय, यानी जो वर्ग 3 में रखे गए हैं, यानी मुशिप। ठीक है, मुंसिफ न्यायालय होते हैं, कौन से न्यायालय होते हैं, मुंसिफ या उप न्यायाधीश वर्ग 3, यानी वर्ग 3 में रखे गए मुंसिफ न्यायालय, और मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले न्यायालय। ठीक है, इसके बाद जो फौजदारी वाले होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, कैसे डिवीजन किया गया है उनका, यानी सबसे ऊंचे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, सत्र। ठीक है, यानी जिला न्यायालय होगा और सत्र न्यायाधीश। ठीक है, एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फौजदारी वाले मामले में क्या है। ठीक है, इसमें तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। इसमें क्या है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या है, जिला न्यायालय और शस्त्र न्यायालय भी होंगे, जिसमें क्या होगी, कोई हमें क्रिमिनल प्रोसीजर देखना है, वो जल्दी निपटाना है, तो यानी शस्त्र न्यायालय भी रखा जाता है। सेशन कोर्ट भी लगाए जा सकते हैं, जल्दी जल्दी ट्रायल के लिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे वो होते हैं अपराध जिनमें क्या है, जिनमें जल्दी जल्दी ट्रायल करके हमें क्या करना पड़ता है, अपराध को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, यानी उसमें नहीं तो पीड़ित पीड़ित होता रहेगा, जैसे घरेलू हिंसा का मामला हो गया, दहेज प्रथा का मामला हो गया, उसमें क्या समरी ट्रायल्स वगैरह होंगी, ऐसा प्रावधान क्या कहा गया है। और एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इसको और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, BNSS, भारतीय न्यायिक। ठीक है, भारतीय नागरिक, ठीक है, न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता में BNSS में पढ़ेंगे। इसके बाद यानी सहायक सत्र न्यायाधीश, यानी और क्या होंगे, सहायक सत्र न्यायाधीश इसके नीचे होंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, कौन होंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और कौन होंगे, मुख्य, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और कौन होंगे, यानी जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनको कैसे डिवीजन किया गया है, यानी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट उसमें, यानी मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसमें, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट में डिवीजन किया गया है। इसके बाद प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसमें किया गया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड वर्ग के, यानी प्रथम को सेकंड में, और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में किया गया है।
ठीक है, तो BNSS में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद क्या बताया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, उद्घाटन कब हुआ, यानी 28, यानी 2 दिन बाद हमारा संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन बाद ही क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कर दिया। कानून तो बना दिया, लेकिन कानून को बचाने वाला तो है ही नहीं, 2 दिन बाद बचाने वाले को भी लाए। घर बन गया, घर बनने के बाद क्या हुआ, फिर बाद में ही तो रखा जाएगा, कौन, चौकीदार। ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहे हैं, सर्वोच्च कोई, यानी संविधान को बचा रहे हैं, कोई कानून वगैरह यानी मूलभूत ढांचे को नहीं चेंज कर सकती संसद, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है, पूरा संविधान ही बदल दे संसद। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर रही प्रावधान, इसलिए बनाया गया ये। और भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन, यानी गठन का प्रावधान, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी भाग 5 में है, जो भाग 4, यानी कौन सा भाग था, भाग हमने 6 पढ़ लिया है, कौन सा, राज्यों वाला, लेकिन जो कौन सा था, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, इसलिए यानी भाग 5 में ही है, यानी जो CAG हमने पढ़ा था, कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटिंग, ठीक है, जनरल, यानी CAG जो हमने पढ़ा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो पढ़ा था, उससे पहले ही है, उसके आर्टिकल कौन से थे, 148 से 151 तक थे, उससे पहले ही था क्या, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के विनियमन के लिए किस, ठीक है, अधिकृत किया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय के क्या विनियमन के लिए किसी अधिकृत किया गया है, संसद को कोई विनियमन, ठीक है, विनियमन करना है हमें, यानी कोई नियम वगैरह कोई लागू कराना है, तो यानी कितनी छूट दी जानी चाहिए वो, ठीक है, किसमें, यानी संसद कर सकती है। एक बार संसद ने क्या कर दिया, यानी पुनर्विलोकन की शक्ति को छीन ही लिया सर्वोच्च न्यायालय से। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, ये वाली शक्ति क्या है, मूलभूत ढांचे को ही खराब कर रही संविधान के, यदि यही खत्म हो जाएगी तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। कभी कभी टकरार चलता है, किसमें, इसी की वजह से, यानी सर्वोच्च न्यायालय में और संसद में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की न्यायिक पालिका का प्रावधान है, किस प्रकार की, एकीकृत न्यायपालिका है, ऐसा नहीं कि वो अपना अलग कार्य करे, वो अपना, यदि ये उच्च, यानी एक न्यायालय दूसरी न्यायालय की परामर्श पर ही कार्य करेगी, यानी इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए ही, एक ही परिवार है उनका, अलग अलग मत मानो कि वो अलग है वो अलग है। ठीक है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो फिर हाई कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा, उसको बदल चेंज नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी उसमें। ठीक है, तो यानी जो बड़ा है उसी की बात मानी जाएगी, छोटे की फिर बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यानी सभी क्या है, एकीकृत है, एक साथ रह रहे हैं फैमिली में, ये है एकीकृत का मतलब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है, यानी किसके द्वारा हुई है, भारतीय संविधान द्वारा की गई है। यानी क्यों किया गया है, भारतीय संविधान का संरक्षक इसको बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक बताया गया है, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे संविधान को। इसके बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है, 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, यानी कितने हैं, 34 हैं, 1 + 33 है, ऐसी है। इसके बाद यानी संविधान लागू यानी परिवर्तन होने के समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या 34 ही थी, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं थी, उस समय 8 थी, यानी 8 थी, यानी 1 + 7 थी, यानी ये प्रावधान था। उसके बाद चेंज कर दिया गया 34, यानी हमें यानी लगा कि हमारे देश में क्या मुकदमे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमें न्यायाधीशों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्या किया गया, यानी उसको विस्तार किया गया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि मुख्य न्यायाधीश अन्य किसी स्थान पर सुनवाई करना चाहता है तो इसके लिए उसे, ठीक है, किसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी,
यानी उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, वहां पे तो सुनवाई कर ही रहा है कौन, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अन्य किसी स्थान पर क्या सुनवाई करना चाहता है? ठीक है, अब वो चाहता है कि हम पाकिस्तान में सुनवाई करेंगे तो राष्ट्रपति कहेंगे वो हमारा इलाका नहीं है, ठीक है, यानी अपने देश में ही करेंगे कहीं अन्य जगह, तो वो राष्ट्रपति की अनुमोदन पर क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो उसे किसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यानी उससे अनुमोदन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी से अनुमोदन करना पड़ेगा। यही तो हमारे संविधान का, यानी हमारे जो संविधान है उसका ये अच्छा है कि एक दूसरे से कुछ बातें ये करेंगे, कुछ ही बातें ये, सभी को एक शक्तियां नहीं दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, किसके द्वारा की जाती, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है भैया। किसके द्वारा होती है भैया, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या निर्धारित है, क्या निर्धारित है, यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, नियुक्ति का आधार क्या है, यानी वरिष्ठता है। कैसा है, वरिष्ठता। मुख्य न्यायाधीश होगा वो बुजुर्ग होगा, लेकिन क्या 1973, ठीक है, 73 में और 77 को छोड़कर, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, लेकिन अन्य सभी जगह यानी क्या है, यानी राष्ट्रपति अगर नियुक्त करेगा तो किसके आधार पर, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, वो क्या होगा, समझदार होगा, यानी तथ्यों का उसको ज्ञान होगा, यानी जो परिस्थितियों को समझकर न्याय अच्छे से कर पाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। यानी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, गठन का उल्लेख किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी 124 में कहा गया, 124 के ए में, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, यानी किसमें है नियुक्ति, उसी में क्या है, गठन हो गया, फिर नियुक्ति नहीं होगी, तो 124 के 2 में नियुक्ति भी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, हमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है भैया, तो क्या क्या योग्यता चाहिए, ऐसे पूछते हैं बहुत सारे, देयर आर सो मैनी लॉयर्स, ठीक है, हु टॉक टू मी दैट, ठीक है, आई वांट टू बिकम अ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज, यानी मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूँ, तो मुझको क्या योग्यता चाहिए भैया, तो मुझसे जैसे ही पूछने आएंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों को लगातार आपने न्यूनतम कितने 5 वर्ष तक आप न्यायाधीश रहे हो भैया, तभी बन पाओगे, ठीक है। अथवा अब वो कह रहे हम न्यायाधीश तो ना ही रहे भैया, तो हम का तो दूसरी कंडीशन भी सुनो भैया, क्या है, यानी एक या एक से अधिक उच्चतम न्यायालय को लगातार आपने न्यूनतम 10 वर्ष क्या रहे हो, अधिवक्ता रहे हो, न्यायाधीश नहीं रहे, न्यायाधीश 5 वर्ष में ही हो जाएगा, यानी बड़ा पद है तो समय कम, और आपको यदि अधिवक्ता रहे हो तो 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए भैया, ठीक है। अथवा यानी हम ये भी नहीं है, लेकिन हम जानकार बहुत नहीं, राष्ट्रपति जी को पता है, तो हमने कहा फिर क्या बात है, ठीक है, राष्ट्रपति की राय पर, ठीक है, पारंगत या विधिवक्ता हो, यानी राष्ट्रपति की राय में क्या है, ये बहुत समझदार है, पारंगत है और विधि को बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, तो भी बन सकता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया, 65 वर्ष किया गया, कितना, 65 वर्ष तक है, ठीक है, यानी 65 वर्ष के बाद क्या दिमाग ठनकेगा, तो क्या न्याय अच्छे से हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 65 वर्ष तक ही सही से होता है न्याय, ठीक है, तो यानी 65 वर्ष तक किया गया है। यानी इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, यानी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय, यानी थोड़ा सा बता भी देते हैं, यानी यानी उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय से कुछ, ठीक है, लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, कॉलेजियम को, ठीक है,
रखने के लिए ऐसे बताइए। ठीक है, तो कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था। ठीक है, जब मानवाधिकार आया था तभी। ठीक है, जब मानवाधिकार लागू हुआ था उसी समय। उसके बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, कानिया। ठीक है, कोई कानिया ही बनेगा जिस। ठीक है, यानी वकील को क्या कहते हैं? बहुत कानिया है भाई। ठीक है, बहुत कानिया है। कानून यानी बात में से बात निकालते बहुत कानिया है। तो ऐसे करके यानी पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कानिया थे। कौन थे? कानिया। ठीक है, एच जे कानिया, तो ऐसे याद कर लेंगे, कानिया। इसके बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश यानी बी आर गवई हैं, जो मई में 2025 में बने। ये पुराना डेटा है, जब बुक प्रकाशन हुआ है तभी का डेटा है। बी आर गवई बने हैं मई 2025 में। ठीक है, तो अभी अपडेट अगर चेंज हो जाए तो ये चेंज करते रहना भैया, नहीं गलत करके आओगे फिर हमसे मत कहना। उसके बाद क्या है? यानी भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति, यानी भारत सरकार क्या करती है? न्यायिक नियुक्ति आयोग कब गठित, ठीक है, कब गठित की गई थी? यानी भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति कब गठित की गई थी? 2014 में। 2014 में कब की गई थी? यानी 2014 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2014 में जब क्या बनी? बीजेपी आई, तभी हुआ ये न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ। यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। यानी क्या किया गया? न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई भैया। ठीक है, यानी कॉलेजियम व्यवस्था, यानी कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या किया गया? न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। यानी इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या बनाया? आयोग ही बना दिया। ठीक है, यानी कॉलेजियम व्यवस्था थी जो कब आई थी? यानी आई थी कॉलेजियम व्यवस्था कब? 1993 में आ गई, लेकिन 2014 में सरकार आई बीजेपी की, तो बीजेपी ने क्या कर दिया? कॉलेजियम व्यवस्था को, ठीक है, बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हो गया? कुछ दिन बाद फिर लागू हो गई। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ इसमें ये बताया गया है, यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? यानी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2014 में जो 99 संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हुआ। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन एक ही साल में क्या हुआ? एक ही साल में उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया? भैया ये तो क्या कर रहा है? ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायिक व्यवस्था को ही खतरे में डाल रहा है। ठीक है, ये क्या है? असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है ये। ठीक है, कुछ ऐसे इसमें प्रावधान थे जो क्या थे? संविधान के खिलाफ थे, यानी संविधान को खतरे में डाल रहा है, हमारे संरक्षण का अधिकार ही छीन रहा है ये तो। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति कर देगा ये तो आयोग जो। ठीक है, कैसे होंगे? जो सरकार से यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यानी अपने ही लोगों को ये भर्ती कर देगा, इसलिए इसको 2015 में एक साल में ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? फिर कॉलेजियम प्रणाली, वही वाली प्रणाली को स्थापित किया गया। यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी योग्यताओं का वर्णन है? यानी नियुक्ति संबंधी योग्यताओं का वर्णन किसमें है? यानी 124 में क्या था? 124 में थी स्थापना, यानी स्थापना हो गई, फिर नियुक्ति भी हो गई, फिर योग्यता भी तो देखी जाएगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? यानी 124 में क्या हुआ? गठन हो गया न्यायाधीश का 124 की ए में, और फिर क्या हो गई? यानी उनकी क्या होगी? नियुक्ति भी होगी। फिर 3 में क्या होगा? 3 में क्या होगा? ठीक है, योग्यताएं भी तो देखी जाएंगी। ठीक है, नियुक्ति तो हमने कर दी, अब आ गए आप, लेकिन क्या योग्यताएं हैं? योग्यताओं का वर्णन है उसके बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेगा। किससे? चीफ जस्टिस बताएंगे
भाई साहब इनको कर दीजिए आप नियुक्त, तो उनको ही कर दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही सलाह देंगे तो ही नियुक्ति होगी। किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? ठीक है, यानी किस प्रक्रिया को पालन, ठीक है, यानी पालन किए बिना, यानी जो प्रक्रिया है उसको पालन करेगा, उसके बाद ही क्या सिफारिश को मानने के लिए, यानी बिना, यानी किस प्रक्रिया को पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? कौन सी प्रक्रिया? परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के लिए। ठीक है, किए बिना, यानी परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है सिफारिश के लिए। ठीक है, उसके बाद यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी पद से हटाया जा सकता है, वो किस तरीके से हटाया जा सकता है, किसमें बताया गया? हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है किसमें? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें? 124 के 4 में कहा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कर रहा है? त्याग पत्र दे रहा है भैया। ठीक है, तो वो क्या करेगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किस प्रकार? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। संसद की सिफारिश पर, यानी संसद अगर क्या करेगी? सिफारिश कर देगी तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे? उच्चतम, ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसके संसद की सिफारिश पर महाभियोग द्वारा, किससे? महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया है। जैसे अभी एक, ठीक है, अभी हाल ही में एक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी हाई कोर्ट के जज को हटाया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यानी वेतन कहाँ से आएगा? संक्षिप्त निधि से आता है। यानी कहाँ, कैसे? संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत, संसद जो विधि बनाएगी उसके तहत वेतन मिलेगा इनको। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है? वेतन का प्रावधान किसमें है? यानी आय 124 में गठन हो गया, आय अति मांगने लगे, सैलरी सैलरी सैलरी। ठीक है, यानी सैलरी मांगने लगे। 125 में क्या है? सैलरी। दूसरी बार में ही सैलरी मांगने लगे आगे। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय के, यानी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 है। कितना? 2,80,000 है। और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 है, 2,50,000 है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों किस निधि से? भारत की संक्षिप्त निधि से। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की आधार क्या है? ठीक है, यानी शारीरिक कदाचार और असमर्थता, यानी असमर्थ हो, या फिर को क्या हो, कोई दाग धब्बा लग गया हो भ्रष्टाचार वगैरह का, यानी शारीरिक कदाचार हो, लग गया हो। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद में किस प्रकार, ठीक है, यानी संसद की किस सदन में प्रस्ताव लाना पड़ता है? दोनों में किसी में भी ले आओ, दोनों में से किसी में भी ले आओ भैया। ठीक है, और संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वालों के सदस्यों की 2/3 बहुमत से। यानी ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है, बहुत कठिन है। ठीक है, यानी 2/3 चाहिए इसमें, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए इसमें भैया। ठीक है, तो यानी कैसा है? ठीक है, कठोर। ठीक है, इसके बाद क्या है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने तथा उनके समर्थन आदि की जांच के लिए संबंधित प्रक्रिया के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, यानी कौन सा अधिनियम पारित किया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जा सके, हटाने का प्रस्ताव, संसद में रखने का अथवा असमर्थता आदि की जांच करने की प्रक्रिया क्या कर सकते हैं, असमर्थता की जांच कर सकते हैं, ये सामर्थ्य है इनमें या नहीं, के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, किसकी थी, इंदिरा गांधी की, 75 में थी, 2 बार हुई थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी इधर। ठीक है, तभी उन्होंने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं न्यायाधीशों पे जांच का आरोप लगा दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के समय, यानी उसमें झड़प हो गई थी एक दूसरे से संसद में और न्यायपालिका में, यानी संसद। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, धारा कितनी है उसमें 7 है। कब आया ये अधिनियम, 1968 में आया, यानी संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने वाली किस शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया, यानी कौन सा पदमुक्त करने वाली कौन सी शब्दावली का, यानी अक्षमता और कदाचार शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है उसमें। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद की किस अधिनियम में विहित की गई है, किस में की गई है, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में किया गया है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया संसद की किस अधिनियम में विहित है, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। वर्तमान यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाएगा पद की शपथ, राष्ट्रपति दिलाएंगे, कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ, ठीक है, उल्लिखित है, SPO में। ठीक है, ओथ कहाँ लेंगे, ठीक है, तीसरी अनुसूची में लेंगे, किसमें, तीसरी अनुसूची में। उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के, यानी जो उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 124 के 6 में भी है, 124 के 6 में भी किया गया है। और क्या बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उनके वेतन और भत्ते चेंज नहीं किए जाएंगे एक बार वो नियुक्त हो गए। ठीक है, बाद में आप क्या कर दो, उनके वेतन और भत्ते आपको अधिकार दे दिया तो आप, ठीक है, आपकी वो बात नहीं माने तो आप वेतन और भत्ते उनकी कटौती करने लगो, तो ऐसा नहीं किया जाए। ठीक है, आप आज से वेतन कम कर देते हैं, इससे हमारी बात मानने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही बॉस करते हैं, तो कहीं बॉस न बन जाए संसद, इसलिए ऐसा प्रावधान किया। किंतु पारिस्थितिक में राष्ट्रपति के निर्देश पर किया भी जा सकता है, कब, यानी आपातकालीन, ठीक है, वित्तीय आपातकाल के दौरान, यानी वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। अब सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कह सकता कि मेरे वेतन में और भत्तों में कटौती क्यों कर दी इसने, संसद ने, ऐसा तो संविधान में लिखा हुआ है, तो यानी एक्सेप्शन भी है। ठीक है, इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी क्या किया गया है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यानी कार्य के लिए मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। 126 में है, इसमें 126 में बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है, किसे नियुक्त, अब कहाँ से लाएंगे, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे वो लाएंगे कहाँ से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी को कर सकते हैं। कोई कार्यकाल के दौरान नहीं है, डेथ हो गई या फिर क्या हो गया, कोई मिल नहीं रहा है,
तो उनमें से एक को क्या बना देंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। ठीक है, किसमें कहा गया है, 126 में कहा गया है। यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होता, राष्ट्रपति कब करता है, कब करेगा, जब उच्चतम न्यायालय ठीक है, जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। यानी क्या है, अनुपस्थित है, कौन, मुख्य न्यायाधीश है नहीं है भैया। ठीक है, या फिर कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी कारणवश, ठीक है, असमर्थ है, अब वो कार्य कर ही नहीं पा रहा है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, कार्य करने में क्या है, निर्वहन करने में कि, ठीक है, कारणवश कैसा है, असमर्थ है। ठीक है, वो ये प्रक्रियाएं जानता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, वरिष्ठता के आधार पर उसको बना दिया, तो भी एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है, केवल उच्चतम न्यायालय में। कहाँ पर, केवल उच्चतम न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। जो किसमें बताया गया, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 किसमें बताई गई, 127 में बताई गई है। किसमें, 127 में। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, कौन करेगा इसको, नियुक्त कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, लेकिन कब, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति से अनुमति मांगेंगे। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस कारण बस की जाती है, क्या कारण होगा, कोरम पूरा न होने पर उच्चतम न्यायालय में, यानी अगर कोरम क्या नहीं है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोरम क्या नहीं है, पूरा नहीं हो पा रहा है, जितने चाहिए मुख्य न्यायाधीश 33+1 बताए थे। ठीक है, 33+1 बताए थे, यानी कोरम में इतने लोग चाहिए, लेकिन क्या है, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर, यानी क्या है, कोरम पूरा न होने का मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ गई है, अपराध ज्यादा है। ठीक है, 33+1 चाहिए, लेकिन क्या करना है हमें, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करता है, किसकी पूर्व अनुमति लेगा पहले, कौन, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति लेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, लेकिन क्या, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या, यानी जो मुख्य न्यायाधीश है, जो उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति कर रहा है, वो किससे पूछेगा, यानी थोड़ा सा उनका भी तो क्या किया जाएगा, यानी यूनिटरी है, इसलिए थोड़ी सी इज्जत उन्हें भी तो देनी पड़ेगी। यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनसे भी पूछी जाएगी। ठीक है, एवं राष्ट्रपति से लेकिन क्या नहीं है, वहां पर बाध्यकारी नहीं है, तो मना करेंगे, भैया नहीं ले जाओ, ऐसा कहेंगे ही नहीं वो, उनको पता है ये कौन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हम हाई कोर्ट के हैं, और हम इनके क्या है, अंडर में आते हैं, तो वो ऐसा मना नहीं करेंगे। ठीक है, और किससे, राष्ट्रपति से भी, तो कहीं ना कहीं फर्ज दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी प्रावधान, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है, किस न्यायालय में है, यानी सेवा रिटायर जज, यानी जज कैसे हो, रिटायर हो जाए तो उनको क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। कब किया जाएगा, जब कोई डिसीजन ऐसा हो जिनमें, ठीक है, परिस्थितियों को वो लोग अच्छे से सॉल्व किए हों, और वही वैसा ही कारण बन गया है, तो वो और अच्छे से कर सकते हैं उसको सॉल्व, तो इसलिए उनको बुलाया भी जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो यानी उच्चतम न्यायालय में, यानी कब, उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है उसमें क्या किया जाएगा, रिटायर जजों को क्या किया जाएगा, बुलाया जा सकता है भैया। ठीक है, समझ में आ रही है। उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कब,
अल्पकाल के लिए, छोटे से समय के लिए करते हैं। ठीक है, अब करते हैं छोटे से समय के लिए करते हैं, नहीं जब कैसा हो समय यानी हमेशा के लिए नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए करेंगे। इसके बाद क्या है, सेवानिवृत्त। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कर, ठीक है, यानी सेवानिवृत्त की क्या नियुक्ति की जाएगी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय से, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है यानी उच्च न्यायालय भी कर सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के लिए भी कर सकते हैं, और किसके लिए, या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से, ठीक है, यानी ये किसमें दिया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब इतना ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है।